नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका ईशाला में। संगीत विषय एक बहुत वृहद दर्शन है। इस दर्शन को हम लोग शास्त्र में पिरोते हैं, फिर शास्त्रगत हम लोग शिक्षा लेते हैं अपने गुरु से, अपने टीचर से, और हम लोग आपस में गैदरिंग करके बैठ करके आपस में एक दूसरे से एक शिक्षा लेते हैं। संगीत क्या है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने शिक्षण अभिक्षमता में भी समझा है कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सब चीज़ें हम लोग विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक गतिविधियों से सीखते रहते हैं। लेकिन सांगीतिक विधि ऐसी है जिसमें वैज्ञानिक भी है, दार्शनिक का तो क्या कहना, और क्रियात्मक पक्ष भी है, अपनी उरूज पे ले जाता है और अपने एक बहुत पराकाष्ठा पे ले जाता है, जो संगीत ऐसी पराकाष्ठा पे जहां हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम उसको शास्त्रगत समझें तो वो जो शास्त्रगत होता है ये हमारे लिए पढ़ने योग्य होता है, हमको समझने योग्य होता है। इसको हम एक एक तरीके से सिस्टमैटिक समझ सकते हैं। हमें इसका कोई प्रमाणिक रूप तो नहीं मिलता है कि संगीत की उत्पत्ति कब हुई, किससे हुई, कब हुई, कैसे हुई, किससे हुई, क्यों हुई, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। मनुष्य हुआ, सांस ली, जीवन चला, और ये पर्यंत चल रहा है। तो अब ये नहीं समझ में आता है कि मनुष्य कब हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई उद्देश्य था। संगीत का उद्देश्य इसी टाइप से है। ये हमारे मोक्ष प्राप्ति के ये चतुष्टय जो हमारे होते हैं, ये चतुष्टय को हमें प्राप्त करना होता है, उसके उरूज को, हमारी पराकाष्ठा को प्राप्त करना होता है। और ये हमारे संगीत, जैसा कि हम सब लोग एक बहुत अच्छी सूक्ति है उसको जानते हैं, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तो ये सूक्ति हमारी संगीत की परिभाषा को तो भली बात हम तक पहुंचा देती है, और उसके आगे पीछे भी एक बहुत सारे उसके शब्द होते हैं जो हमें समझाते हैं कि एक्चुअल में गायन वादन नृत्य, ये गायन वादन नृत्य को त्रयम संगीत मुच्यते हैं, ये इनको बोला क्या गया है। तो गायन की अपनी विधाएं कब आई, कैसे आई, किस रूप में आई, उसके शास्त्र पक्ष कैसे थे, उसके एक मोक्ष प्राप्ति के पक्ष कैसे थे, हमारे एक नाद आया, नाद में कैसी स्थितियां थी, ये बहुत डिस्क्रिप्शन है इसका, बहुत विवरणात्मक चीज है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके अपनी गुत्थियां सुलझाने का प्रयास करेंगे साथ में मिलकर के। लेकिन ये इसके अंतर्गत, संगीत के विषय में अंतर्गत आने वाले, जो अब हम लोग एग्जाम के टैक्ट की बात करते हैं, तो एग्जाम में हमारे आते हैं संगीत, संगीत में गायन, और गायन में भी हमारी विधाएं आती। गायन में भी जब हमारी जब से हम लोगों को शास्त्र प्राप्त होता है, जैसे कि भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र हम लोगों को प्राप्त होता है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता था, जाति गायन होता था। कोई जाति गान, प्रबंध गान, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देश काल के अनुरूप हर चीजें समय समय पर चेंज होती हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉडिफाई होता है, मॉडिफिकेशन होता रहता है उसमें। तो ये चीजें हमको बहुत बेहतर जाननी होती है। तो हम ये गायन विधाओं के आधार पर, जो आज हम लोग ख्याल गायकी गा रहे हैं और टप्पा, बहुत सारी विधाएं हमारी संगीत की, उन विधाओं के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि ये पहले जो जाति गायन होता था, आज हम लोग प्रबंध की, जैसे कि हमने लिख रखा है प्रबंध, तो आज हम लोग प्रबंध की बात करेंगे। तो प्रबंध गान आया, उससे पहले जाति गायन होता था। प्रबंध कैसे विकसित हुआ और कैसे अपनी चरम पे जाता गया, और इसके अंतर्गत उसके जो टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, जैसे उसके भेद, प्रकार, अंग, इन सब के बारे में कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ प्रबंध की कुछ जानकारी लेते हैं, बहुत इन शॉर्ट जानकारी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि हम सबको पता है कि मतंग, जैसे अभी हमने बताया आपको कि मतंग का जो काल था, जैसा कि बहुत सारे मतभेद रहते हैं कि बहुत सारे काल में हम लोग को स्पेसिफाई अगर आंसर मिलता है, तो हम लोगों को जब ये राजपूत काल, मुगल काल आया ना, तब से थोड़ा सा ये बेहतर पता होने लगा कि हाँ ये इन्हीं शताब्दी के थे, इन्हीं शताब्दी के थे। तो लिहाजा पहले के नहीं पता था, लेकिन एक बहुत सारी ISBN बुक्स में मिलता है हम लोगों को कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य हमारे मतंग मुनि थे। अच्छा, कई लोग 5वीं 6वीं भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है, सब विद्वान है, सबके अपने मत है, लेकिन मतंग ऋषि तो थे ना, मतंग मुनि थे, तो उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो मतंग मुनि, जैसे उन्होंने कहा था, जब मतंग मुनि आए तो उस समय इनके प्रबंध बहुत अच्छी तरह विकसित हो चुका था। यानी कि भरत मुनि के पहले तक जो वैदिक काल था, वो जाति ज्ञान होता था, उसमें ऋचाएं होती थी, बहुत सारे ऋचाओं का गान होता था, ऋग्वेदी ऋचाओं का, ब्राह्मण उपनिषद, इन सब ऋचाओं का गान होता था। उसके बाद में जब हमारा मतंग काल आया, भी प्राचीन काल के अंतर्गत आता है, मतंग काल आया, तब हमारा प्रबंध गान वहां पे शुरू हो गया था। तो जो प्रबंध गान शुरू हो गया था, बड़ा उस टाइम विकसित हो गया था प्रबंध गान। तो उस प्रबंध गान में क्या होता था, हमारे
बहुत सारे प्रबंध थे, जैसे कि कंद, आर्या, गाथा, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी और गजलीला, ऐसे बहुत सारे प्रबंध हमारे विकसित हो चुके थे। तो ये हमारा चूंकि बृहदेशी एक मोटे मोटे रफली हम लोग चलते हैं, तो ये रत्नाकर काल तक की बात कर रहा हूं। जैसे कि रत्नाकर काल क्या मतलब, शारंगदेव जी का है ना संगीत रत्नाकर, तो उस काल तक की हम लोग बात करते हैं। तो शारंगदेव काल तक हमारे जो प्रबंध था उसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था। मतंग जी ने तो बहुत सारा डिस्क्राइब किया ही, उसके अंग भी बताए हैं, उसके भेद भी बताए हैं, और लेकिन शारंगदेव जी ने भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। चलिए हम लोग चलते हैं शारंगदेव जी ने, जैसे कि प्रबंधों की बात हम कर रहे थे, तो शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में अपने गीत के दो भेद बतलाए। एक है गांधर्व और एक होता है गान। तो आपको यह बता दिया जाए, जो गांधर्व होता था यह मनुष्यों द्वारा रचित नहीं होता था, जैसा कि हम लोगों की अक्सर हम लोग पढ़ा करते हैं और अपने टीचर गुरु और बुजुर्गों से सुनते हैं। जो गांधर्व गान होता था वो बताया जाता था कि स्वयं ब्रह्मा द्वारा रचित है, और इसमें जो ये गांधर्व गान होता था ये स्पेसिफाई एक अलग समाज था इनका, जो न नर थे और न देवता थे, उसके बीच के एक मध्यस्थता करते थे, तो वो थे हमारे गांधर्व। तो उन गांधर्वों के लिए ये हमारा होता था, और इसमें जो गान होता था वो श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए होता था। श्रेयस का मतलब होता है लौकिक, परमानंद, मोक्ष की प्राप्ति, इस टाइप से इसकी श्रेयस की बात कहते हैं। अक्सर हम लोगों के में एग्जाम्स में आ जाता है कि गांधर्व गान में श्रेयस के उपयुक्त अर्थ क्या है, श्रेयस के अर्थ क्या है, इस टाइप से आ जाता है। गांधर्व गान किसके लिए होता था, अक्सर हम लोगों को कभी ऑप्शंस में आते हैं तो कभी कभी कथन अभिकथन में आ जाता है। तो लिहाजा हम लोग को थोड़ा सा नाम के जानते टाइम, नामों को जानते टाइम, और हमको थोड़ा सा एक थ्योरी भी मैटर तैयार करना पड़ता है ना। तो थ्योरी तैयार रहती है तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे से मेल कर लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। जैसा कि हम लोग बताया भी कि एक श्रेय जो होता था इन सब चीज़ों के लिए यूज होता था, मोक्ष के लिए एक लौकिक गान होता था, परमानंद होता था, और इसमें नियमबद्धता तो बहुत प्रमुख थी, ये होता था। तो इसमें क्या होता था, जैसे प्राचीन सांगीतिक ग्रंथों में गांधर्व शब्द को संगीत का सूचक कहा गया है। देखिए, गांधर्व को संगीत का सूचक कहा गया है। तो मैंने बताया आपको जैसे कि अभी वो ना नर थे ना देवता थे, नर और देवताओं के मध्यस्थता करते थे, और जो कि हमको एक संदेश देते थे कि ये रहा गान और ये रहा गान के प्रकार, और ये ऐसे गान किया जाता है और इससे हमारे ये रास्ते बनते हैं कि हम एक संगीत की पराकाष्ठा उन्होंने दिखाई, संगीत की पराकाष्ठा को हम सोचें, जो कि हमारे ऋषि मुनियों, बहुत बड़े दार्शनिकों ने इस चीज को सोचा। तो ये गांधर्वी लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत इन सब बातों पे भी विचार कर रहे हैं, तो इसको अन्यथा में ना लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नाट्य शास्त्र में यह शब्द विशिष्ट रूप से प्रयोग हुआ है। चूंकि नाट्य शास्त्र, भरत जी ने इस पे बहुत विशेष रूप से काम किया है, तो ये नाट्य में बहुत विशेषकर ये चीजें यूज हुई हैं गांधर्व की। तो नाट्य की कथा जो होती थी, उसके जो नाट्य कथा होती थी, उसको शुरू में जो गाया जाता था उसको गांधर्व गान बोलते थे, उसको गांधर्व की संज्ञा दी गई थी। यह गीत प्रकार अत्यंत नियमबद्ध व संगीत के तीनों घटकों का होता था। अच्छा, तीन घटक उसके क्या होते थे? स्वर, पद और ताल। इनको त्रिविध गांधर्व भी बोलते थे, त्रिविध गांधर्व इनको बोलते थे। स्वर, पद और ताल, ये तीनों चीजें समाहित होती तो एक गांधर्व रूप बन जाता था। ये तीनों लोगों को बोलते थे, ये तीनों चीजें समाहित होती थी, वो गांधर्व होता था, जिसको त्रिविध गांधर्व भी बोलते थे हम लोग। ठीक है, तो गांधर्व में स्वरूप की दृष्टि से स्वर पक्ष में 2 ग्रामों का भेद, जाति और अंश का भेद, एक स्थान से कम 5 स्वरों का यूज होता था उसमें, अलंकारों का प्रयोग, 14 मूर्छनाओं का प्रयोग और 84 शुद्ध तान यानी कि कुट तानों का भी प्रयोग होता था। प्रायः बहुत अच्छे से यूज होता था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आज जो शास्त्रीय राग हम लोग गाते हैं उसमें जो नियमबद्धता होती है, शास्त्रीय रागों में होता है कि भाई ठीक है, आप जहाँ पे कोमल स्वर नहीं है और जहाँ पे तीव्र स्वर नहीं है वहाँ पे अन्य के स्वर ना लगाएं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी छाया दिखा जाते हैं, वो एक अलग विधा है, उसके लिए अलग बात करेंगे। लेकिन जो नियमबद्धता और नियतता एक गांधर्व गान में दे रखी थी, उसको आज हम लोग थोड़ा वो शास्त्रीय, अपने जो वर्तमान में हम लोग शास्त्रीय संगीत करते हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं नियमबद्धता होती है हम लोगों की। तो उस नियमबद्धता के आधार पे हम लोग क्या करते थे कि रागों के नियम प्रचलित थे जो हम लोगों के पहले, वही नियम गांधर्व में लागू होते थे। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो जो नियम थे वो गांधर्व जो लोग करते थे,
और भले पूर्ण रूप से नहीं करते थे लेकिन क्षणिक मात्र जरूर करते थे। तो गांधर्व हमारे गान जो होते थे इसमें हाथ की क्रियाओं पर आधारित जो ताले होती थी उनको विभिन्न लयों में, विभिन्न यतियों में, मार्ग आदि के द्वारा उसको नियत ढंग से मर्यादित रूप से उसको प्रेजेंट करते थे, उसको दर्शाते थे और उसको दिखाते थे। गांधर्व गान गायन शुरू होने से पहले जो होता था उसको मंगल कारक बोलते थे। उसके जो मंत्र होते थे वो पवित्र होते थे और बहुत उस समय जो गांधर्व जो कोई भी नाट्य हो रहा है, कोई भी गान हो रहा है, उसके पहले जो मंत्रोच्चारण होता था वो मंगल कारक होते थे। उनको मंगल गान भी बोलते थे। उनको मंत्रोच्चारण जो होते थे वो पवित्र होते थे एकदम गान के। तो उसके बाद में संगीत रत्नाकर के प्रबंधाध्याय में इस बात को बहुत अच्छे से कहा गया है कि जो गान होता था नाट्य के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों, रस भावों और पात्रों की जो प्रकृति होती थी नाट्य में उसके अनुसार जो गान होता था, प्रस्तुत किया जाता था, उसकी रंजकता को देखते हुए उसकी जो मतलब उसकी जो ब्यूटी है नाट्य की वो बनी रहे, उसके आधार पर हम लोग गायन को और रंजकता पूर्ण करने के लिए उसमें थोड़ा बहुत प्रयोग जरूर करते थे। और जो प्रयोग होते थे और जो पद हम लोग गाते थे वही ध्रुवा कहलाता था। अब देखिए जो प्रबंध है, जैसे कि जाति से प्रबंध निकला है, प्रबंध से अपने आप निकलेगा ध्रुवा, लेकिन वो ध्रुवा की हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी हम लोग प्रबंध की बात कर रहे हैं। तो इसको ध्रुवा कहा जाता था। गांधर्व को मार्ग गीत के अंतर्गत माना गया है तथा प्रबंध से भिन्न श्रेणी में रखा गया है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, गांधर्व को मार्ग गीत के अंतर्गत रखा गया है लेकिन प्रबंध से भिन्न श्रेणी में रखा गया है। जो अब वो अभी तक हम लोग गांधर्व की बात कर रहे थे प्रबंध संगीत के अंतर्गत, लेकिन वो प्रबंध संगीत के अंतर्गत बात कर रहे थे, लेकिन वो विधाएं, वो शाखाएं थी अलग से। तो जो गांधर्व थी वो शाखा थी और प्रबंध जो है हमारी एक शास्त्रीयता है, ठीक है। और जो हम लोगों को गांधर्व में जो शास्त्रीयता होती थी वो हमें अन्य अपने जो अभी हम लोग गा रहे हैं जैसे गांधर्व, ध्रुव गान जैसे बोलते, ध्रुवा गान, फिर ध्रुवपद ख्याल ऐसे करके, तो इनमें हम लोग शास्त्रीय मिलते थे। वो थोड़ी थोड़ी हमको उसकी पृष्ठभूमि दिखाती है गांधर्व गान। उस चीज को आप बहुत भी प्रैक्टिकली आप समझिएगा, उसको बहुत शास्त्रीयता में ना लेकर के कोई ये सब नहीं कहना है कि ये जो कह दिया वो पेटेंट हो गया, लेकिन पेटेंट नहीं, उसको आप अपने बौद्धिक क्षमता से भी उसको जो अपने अंदर अनुसरण करिएगा, उसका अनुकरण करिएगा, ठीक है। आप खुद ही सुलझ जाएंगे इस बात को लेके। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया गांधर्व को मार्ग गीत के अंतर्गत माना गया है तथा प्रबंध से थोड़ा अलग भिन्न श्रेणी में रखा गया है। इसमें केवल गीतक और शुद्ध गीतों को स्थान दिया गया था। गीतक और शुद्ध गीतों को स्थान दिया गया था प्रबंध में। और इसमें गान के दो भेद बताए हैं। गान के दो भेद कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं। गान के दो भेद, पहला है निबद्ध, दूसरा है अनिबद्ध, ठीक है। तो ये जो निबद्ध और अनिबद्ध है इसको हम लोग बहुत ही बेहतर जानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ये बहुत ही बेस में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, निबद्ध और अनिबद्ध। इसमें क्या होता है, इन्हीं से थोड़ा सा बेहतर इन लोगों को जानना है, चूंकि यहीं से प्रबंध गान जो है ना, बस यहीं से आना शुरू हो जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा कि ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ही दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये निबद्ध और अनिबद्ध जहां गान आता है बस यहां से हमारा प्रबंध गान अब अलग होना शुरू हो जाता है। जैसे कभी हमने बताया कि जो गांधर्व था उसको अलग श्रेणी में रखा गया था, प्रबंध को एक अलग श्रेणी में रखा था, जिसमें गीतक और हमारे शुद्ध गीतों का यूज होता था, ठीक है। तो इस विषय को हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि हमारे जो ये निबद्ध गान है, अनिबद्ध गान है, इसको हम लोग पढ़े सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम पेपर आता है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके भूलना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअल में अनिबद्ध क्या है, निबद्ध क्या है। देखिए, अनिबद्ध गान का अर्थ होता है बंधा, जो बंधा नहीं होता है। अनिबद्ध बंधा नहीं होता है, जो जिसमें ताल नहीं होता है, छंद नहीं होता है, जो एट अ टाइम रचित करके पद गाया दिया जाता है। मतलब इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप स्टेज पे बैठे हो, गाना गा रहे हो, आपने क्या किया, तुरंत सोचा और तुरंत गा दिया, लेकिन वो जरूरी नहीं कि तालों में हो। बेसिकली जरूरी नहीं, वो तालों में नहीं ही होता है। अब जाहिर सी बात है, जब अनिबद्ध में ऐसा होता है तो निबद्ध में क्या होता होगा,
वो प्रॉपर ताल युक्त होता है, छंद युक्त होता है, और उसकी प्रॉपर लयकारियां होती हैं, उसके पद बंधे होते हैं, वो पूरी तरीके से प्रॉपर होता है, उसमें सारे नियम कानून होते हैं, और अक्षरों से प्रॉपर नियत संख्या व नियत अक्षरों से युक्त होता है। ये होता है हमारा निबद्ध और अनिबद्ध, जो कि बहुत छोटा सा है। अब इसी से हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब निबद्ध गान के हमारे तीन प्रकार होते हैं। निबद्ध गान के प्रकार लिख देता हूं मैं, चलिए। निबद्ध गान के हमारे कितने प्रकार होते हैं? तीन, जिसमें पहला होता है हमारा प्रबंध खुद होता है, दूसरा होता है हमारा वस्तु, ठीक है, और तीसरा हमारा क्या होता है? ये रूपक ताल वाली रूपक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारी जो है प्रबंध, वस्तु, रूपक, ठीक है। तो ये जो प्रबंध होता है हमारा, ये चार धातुओं, आपको पता होगा चार धातुएं प्रबंध की कौन सी होती हैं? उद्ग्राह, मेलापक और ध्रुव और आभोग, ये चार होती। उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव, आभोग, ये चार हमारी धातुएं होती हैं और 6 अंग होते हैं। उन 6 अंगों से मिलकर के हमें प्रबंध संज्ञा मिल जाती है इसकी, ठीक है। ये जो प्रबंध हमने लिखा है ना, इसकी संज्ञा में क्या मिल जाती है? 4 धातु और 6 अंगों के अनुसार हमें प्रबंध धातु संज्ञा मिल जाती है, प्रबंध संज्ञा होती है। अच्छा, जो वस्तु होती है, इसमें क्या होता है? हमको वस्तु में हमारी धातुओं और अंगों का बसना होता है, वो हमारी वस्तु संज्ञा होती है। जैसे कि आपको ये पता होगा कि मैंने बताया तो नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे एक गुलाब का फूल का पौधा है, पौधा एक है, यानी कि ये पौधा है गुलाब का, और उसमें जितने फूल निकल रहे हैं सब एक ही खुशबू दे रहे हैं, लेकिन कोई यूं निकल रहा है, कोई दाहिने निकल रहा है, कोई बाएं निकल रहा है, ऐसे करके, लेकिन खुशबू सबकी एक ही है। तो ये जो चीजें होती है, इसको थोड़ा सा बेहतर समझिएगा, काफी कुछ चीजें होती है। ये धातुओं और 6 अंगों से मिलकर के इसको संज्ञा मिलती है, और जो वस्तु होता है इसमें ये चीज, यानी कि धातु और अंग, ये भी चीजें मिलकर के ये वस्तु का रूप लेती है। लेकिन ये प्रबंध चूंकि खुद एक गीत शैली है, उसके आगे इसमें बहुत सारी टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, हम लोग आगे अपनी एक विस्तृत जानकारी जब इसकी प्राप्त करेंगे तो तब ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि प्रबंध के अंतर्गत जो 4 धातुएं और 6 अंग होते हैं, वो मिलकर के प्रबंध संज्ञा बनती है, और जो हमारी वस्तु होती है, इसमें क्या होता है? वही 4 धातुएं और प्रबंध की पूरी क्वालिटीज अगर इसमें आ जाती है तो हमारी वस्तु हो जाती है। तीसरा हमारा आता है रूपक। इस रूपक में हमारे क्या होता है? जिसमें राग दिख जाए, ठीक है, जिसमें राग का रूप समाया हो, वो हमारा क्या होता है? रूपक। जिसमें राग का रूप दिख जाए हमको, वो हमारा रूपक हो जाता है। ये हमारी हो गई निबद्ध के 3 प्रकार, जो थे प्रबंध, वस्तु, रूपक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रबंध की एक और धातु होती है, जैसे हमने बताया ना 4 धातुएं होती हैं, वैसे एक और धातु होती है अंतर धातु, ठीक है। उस अंतर धातु के बारे में आपको बता दूं, ये धातु ध्रुव और आभोग के बीच में होती है। ध्रुव, जैसे मैंने उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग, उसके बीच में होती थी, ध्रुव और आभोग के बीच में होती थी, जिसको बोलते थे हम लोग अंतर धातु बोलते थे, ठीक है। उस अंतर धातु के अंतर्गत आती थी, और ये जो अंतर धातु होती है सालक सूढ़ प्रबंध के रूपकों में दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, सालक सूढ़ प्रबंध होते हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित है, और संगीत रत्नाकर में 75 प्रबंध बताए गए, सालक सूढ़ बताए गए हैं, जिनके आधार पे हम लोगों ने आगे हम लोग ये जो होता है हमारा, ये सालक सूढ़ में इसकी रूपक का अंतर धातु का सालक सूढ़ में रूपक काम करता है ये ज्यादातर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्राय जो धातु होती है वो हम लोगों में क्या होती है? वो आयुर्वेदिक में यूज होती है। आयुर्वेद जो होता है हम लोगों का, आयुर्वेद शिक्षा होती है, उसमें धातु का यूज करते हैं। और वो जो धातु होती है हमारी, जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है, उस बॉडी में वात, पित्त, कफ, इन सब चीजों की प्रॉब्लम होती है, तो वात, पित्त, कफ के अनुसार क्या होता है? उसको बैलेंस किया जाता है।
तो शरीर हमारा बिल्कुल फिट रहता है। ये सबको पता होगा, आयुर्वेद में ऐसा होता है। और तीन ही चीजें बीमारियों के एक चीजें होती हैं, उनको धातु बोलते हैं। एज इट इज, ठीक वैसे ही हमारे प्रबद्ध संगीत में भी चीज होती है। वो धातुएं जो होती हैं, उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव, आभोग, ये धातुएं वही यूज करती हैं। और ये हमारे प्रबंध जो गायन शैली होती है उसको सिस्टमैटिक करती है। जैसे कि आयुर्वेद में धातुएं जो होती है मनुष्य को सिस्टमैटिक करती हैं, उसी तरीके से हमारे जो प्रबंध गान शैली होती है वो प्रबंध हमारी क्या करती है, प्रबंध शैली को सिस्टमैटिक करती है। और वही होती है धातुओं का हमारे काम, जो रीढ़ की हड्डी काम करती है, और हमारे जो एक तरल पदार्थ बॉडी के होते हैं, टेक्निकलिटीज होती है, वो सही करती है। और उसी तरीके से प्रबंध में हमारे धातुओं का काम होता है। वर्तमान समय में हम जो ध्रुव होता है उसको स्थायी बोलते हैं, और जो हमारा आभोग होता है उसको अंतरा बोलते हैं। और ध्रुव अपनी जगह से कभी नहीं हटता, वो हमेशा अचल रहता है। जैसे हम लोग संगीत में समझते हैं ना, स्वर साव पा अचल स्वर होते हैं, उसी तरीके ध्रुव होता है, अपनी जगह से नहीं हटता है कभी। उसको हम लोग स्थायी बोलते हैं। और हमारा जो आभोग होता है उसको हम लोग अंतरा बोलते हैं। और जो आभोग होता है ये भी बता दिए, इसमें वाग्यकार का नाम आता है। जैसे आप लोग उपनाम पढ़ते हैं ना, बहुत कलाकारों विद्वानों के जो खुद की बंदिशें होती है, वाग्यकार होते हैं, अपनी बंदिशें बनाते हैं, उसमें अपने नाम दिखते हैं उपनाम, तो ये आभोग के अंतर्गत आता है। और ठीक वैसे ही हमारे गजल में क्या होता है, एक बार प्रश्न आया था हमारा यूजीसी नेट में कि गजल के जो मक्ता होता है उसमें हमेशा शायर का नाम आता है। मक्ता सबसे लास्ट में होता है, उसको बोलते हैं मक्ता। मैं लिख देता हूं, देखता हूं सही लिख पाता हूं कि नहीं। मक, यहां पे ये लगा दिया जाएगा, मक्ता। ये गजल की लास्ट लाइन होती है, इसमें शायर का नाम होता है। ठीक है, चलिए, कहां ध्रुपद प्रबंध की बात हो रही है और हमने यहां पे गजल की बात करना शुरू कर दिया। चलिए, कोई नहीं, शुरू कर दिया तो सुनिए आप। ठीक है, चलिए। और उस हम लोग अभी हमने शुरू में आपको बताया था, जो प्राचीन जो गायन शैली होती थी ना, गांधर्व गान होता था, प्रबंध। तो गांधर्व जो गान होता था वो हमको थोड़ा सा प्रबंध में दिखाई दिया। अब जो प्रबंध होता है वो हमको अब कैसे सुनाई देता है, ध्रुपद में कैसे सुनाई देता है। स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। अब देखिए, ध्रुव, स्थाई, आभोग, हमारा जैसे हमने बताया था ना, जिसमें सबसे लास्ट लाइन होती है संचारी, आभोग। तो आभोग तो है, इसकी और टेक्निकल बात होती है। इसमें आभोग के भी दो पद होते थे, संगीत रत्नाकर में इसको बताया गया है। खैर, अभी हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता था, प्रबंध के 6 अंग होते थे। प्रबंध के कितने 6 होते थे अंग? ओहो, प्रबंध ये भी हो सकता है आधा ना वाला। प्रबंध के 6 अंग होते थे। ठीक है, ठीक है, प्रबंध के 6 अंग होते थे। उन 6 अंगों के बारे में हम लोग आपको बता देते हैं। पहला होता था स्वर, दूसरा होता था विरुद्ध, तीसरा होता था तेन, ठीक है, और चौथा होता था हमारा पद, पांचवा पाद, और छठा हमारा ताल। ये हमारे प्रबंध के 6 अंग होते थे। स्वर, विरुद्ध, तेन, पद, पाद और ताल। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता था हमारे, जैसे कि मनुष्यों के में क्या होता था, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो धातुएं होती, धातुएं जो प्रबंध को कैसे सिस्टमेटिक करती हैं, और वो धातुएं आयुर्वेद में कैसे होती थी। देखिए, शब्दों का अंतर है यहाँ पे। अब शब्द देखिएगा यहाँ पे, तो ये जो हमारे जो ये 6 अंग हैं जो प्रबंध के रूप में यूज होते हैं, ये जो 6 अंग हमने आपको लिखा है, प्रबंध के 6 अंग, इसमें क्या होता है, ये कैसे तैयार होते हैं, ये मनुष्य से की चीजों से व्यवहार से कैसे रिलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग मनुष्य के जोड़ा होता है, जैसे आंख और नाक होती है, और हाथ और पैर ऐसे होता है, पैर, हाथ के जोड़े होते हैं, पैर के जोड़े होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसकी जोड़े होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी, प्रबंध में भी बहुत अच्छा सा जोड़ा दे रखा है इन लोगों ने। तो एक जो जोड़, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको पहले मिटा दूं। ये जो आप जानेंगे, ये जो पहला जो होता है वो होता है जोड़ा तेन का और
पद का। दूसरा होता है हमारा जोड़ा पाद विरुद्ध, और तीसरा होता है हमारा स्वर और ताल का। ये तीन होते हैं जोड़े, 6 अंग होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो उसी तरीके से जोड़ा है तेन और पद, पाद और विरुद्ध, स्वर और ताल, ये तीन जोड़े होते हैं। इनको मनुष्य की गतिविधियों से कैसे जोड़ा गया है, मानव मनुष्य की गतिविधियों से, जो तेन और पद होता है इसको हम लोगों ने मनुष्य के नेत्रों की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी? आंखों की, नेत्रों की संज्ञा दी गई है। जैसे कि मनुष्य के नेत्र होते हैं, तो अगर नेत्र नहीं होंगे मनुष्य के तो बिल्कुल अंधकार छाएगा और बिल्कुल कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, अंधकार हो जाएगा। तो अगर नेत्र हो जाएंगे तो पूरा अंधकार छट जाएगा। उसी तरीके से और तेन और पद अगर प्रबंध के 6 अंगों में से 2 अंग मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक बहुत प्रबंध की जो शैली है वो प्रकाशमान हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, चीजें बिल्कुल विस्तृत हो जाएंगी। गायन शैली की बात कर रहा हूं। एज इट इज, पाद और विरुद्ध मनुष्य की से कैसे संज्ञा ली गई है? वो ली गई है हाथ से। किससे? हाथ से। जैसे कि मनुष्य हाथ बिना बिल्कुल कर्महीन है, बिल्कुल कर्महीन होता है, अकर्म होता है, बिल्कुल अकर्मक होता है पूरी तरीके से, उसी तरीके से जो प्रबंध के ये जो पाद और विरुद्ध अंग होते हैं, ये अगर होते हैं उसमें प्रबंध के अंगों में, तो ये क्या करते हैं, प्रबंध को असरदार बनाते हैं, मतलब इफेक्टिव बनाते हैं। ये जो चीजें होती हैं ये इफेक्टिव बनाती हैं प्रबंध को, इसलिए मनुष्य के हाथ से इसको संज्ञा दी गई है, हाथ से। ठीक है, अब ये जो आता है ये अपना, आप लोग समझ गए होंगे ये किस चीज से बिलोंग करता है। ये होता है मनुष्य के पैरों से इसकी संज्ञा दी गई है। जैसे कि पैर अगर मनुष्य में नहीं होंगे तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा और बिल्कुल उसकी गतिविधियां बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगी। उसी तरीके से हमारे प्रबंध में ये जो स्वर और ताल होता है, जिसमें स्वर जो होता है वो प्रबंध का बहुत मुख्य अंग होता है, प्रमुख नहीं मुख्य अंग होता है, प्रायः बहुत ही मुख्य अंग होता है स्वर। और ये तो मुझे लगता है कि स्वर सबके लिए, गायन में, विधा में, सबके लिए, गायन कुछ भी हो, स्वर मुख्य होता है, लेकिन प्रबंध में ये बहुत मुख्य होता है। इसको पैरों की संज्ञा दी गई है। और प्रबंध में अगर स्वर और ताल प्रबंध के ये अंग हो जाएं तो प्रबंध बहुत ही अच्छे से गतिमान हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रबंध की बहुत अच्छे से और इन अंगों के आधार पर जानकारी लेते हैं। और आपको ये बता दें कि संगीत रत्नाकर में प्रबंध की 5 जातियां, संगीत रत्नाकर में इसी तरीके से, जैसे कि अभी इन्होंने 6 अंग बोले, उसी तरीके से 5 जातियां बताई हैं। इसलिए मैं आपको ये नाम नोट करा रहा हूं, ये सब चीजें करा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ये सब नाम दे देते हैं और कभी संज्ञा पूछ ली या कभी इसके नाम पूछ लिया, इनमें से भिन्न क्या है, प्रबंध के इनमें से अंग कौन से हैं या नहीं है। इस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। संगीत रत्नाकर के हिसाब से, ये शाहरुख खान नहीं है, संगीत रत्नाकर है, ठीक है। चलिए, इसमें 5 जातियां बताई हैं, ठीक है। ये 5 जातियां कौन सी हैं? मेदिनी, आनंदनी, दीपनी, ठीक है। चौथी है भावनी और 5वीं है हमारी तारावली। और आपको यह बता दिया जाए, इन जातियों के भी क्रमशः अपने अपने अंग होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप अप्लाई करिए इस चीज को। कैसे अप्लाई आप लोग करेंगे? देखिए,
ये आप पहले तो नाम याद कर लीजिए, मेदिनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी, तारावली। और इसके अपने अपने अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं, यहां से शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन जातियों के अपने अंग होते हैं, 6 से ऊपर नहीं होते हैं, 2 से कम नहीं होते हैं। तो ये देखिए 2, 3, 4, 5 और ये रहे इनके अंग। और ये जो अंग है ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस चीज को बहुत बेहतर देखिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको शायद ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से हमारे मतंग मुनि ने प्रबंध के 3 प्रकार बताए हैं। जैसे कि अभी हमने अंगों की बात की, जातियों की बात की, जातियों के अंगों की बात करी, उसी तरह 3 प्रकार किसने बताए हैं, हमारे मतंग मुनि ने 3 प्रकार बताए हैं। वो हैं सूड, आली और विप्रकीर्ण। ठीक है, सूड, आली, विप्रकीर्ण, जिसमें क्रमशः 3, 30 और 45 उसके प्रकार हैं, उसके और प्रकार हैं। ठीक है, तो सूड के जो हमारे शुद्ध, छाया अलग और संकीर्ण प्रकार हैं, उसकी हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे अपनी अलग क्लास में। उसी तरीके से हमारे जो प्रबंध के अपने, इसी तरीके से हमारे क्या होता है, 16 जातियां भी होती हैं उनके अपने सालक सूट प्रबंध की, सूट प्रबंधों की। जैसे शुद्ध, छायालग और संकीर्ण बताए, उसी तरीके से शुद्ध, मिश्र और संकीर्ण, ऐसे करके उनकी अपनी जातियां होती हैं। और इस तरीके से हमारे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों को याद करना होता है, और भी इसकी बहुत सारी विस्तृत जानकारी है जिसको हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, जानेंगे। लेकिन आप अभी इतना करिए, हमारे वीडियोस में आपको मिलता रहेगा, और भी जो आपकी विस्तृत और विवरणात्मक जो भी जानकारी होगी वो आप हमारी पेड क्लासेस पे ले सकते हैं। और प्रबंध के लिए अब मैं धीरे धीरे आपके लिए वीडियो ऐसे बनाता रहूंगा। इसी तरह हम लोग एक नए विषय लेकर के रोज या कभी कभी ऐसे नए विषय लेकर के उस पर अच्छे से तैयारी करके आपको हम सामने, आपके समक्ष लाते रहेंगे, जिससे आपका भी ज्ञान अर्जन हो और हमारा भी ज्ञान अर्जन हो। और ये हमारी लोगों की प्रक्रिया क्रमशः चलती रहेगी। और आपका हमें बहुत बहुत आभार चाहिए, और हमें आपका बहुत बहुत सहयोग चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप लोगों का जो एक लाइक होता है, एक सब्सक्रिप्शन होता है, जिससे कि हम लोगों के अंदर एक बहुत ऊर्जा, में हर वीडियो में आपको बोलता हूं, एक ऊर्जा होती है। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तब, लेकिन ये औपचारिकताएं भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं और शरीर में खून का काम करती हैं। तो इस तरीके से आप प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को देखें, सराहें और अच्छा सा आशीर्वाद दें और बहुत अच्छी सी दुआएं दें, और जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।